विद्यार्थी नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूंगा हिंदुस्तान में खलजियों के समय में होने वाले मंगोल हमलों के बारे में, और विशेष रूप से अलाउद्दीन खलजी के समय में हुए मंगोल हमले। इससे पहले इस कक्षा के पार्ट 2 के अंतर्गत मैंने आपसे चर्चा की कि किस प्रकार से सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के समय में मंगोलों ने हमले किए, और सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के शासन के प्रारंभिक दौर में होने वाले ये हमले ट्रांसओक्सियाना की चगताई शाखा के मंगोल शासक दावा खान के नेतृत्व में हुए। और इस हमले के अंतर्गत पहला हमला 1297-98 में हुआ, जिसमें हम ये देखते हैं कि दावा खान अपने सिपहसालार कादर को 1 लाख मंगोल देकर भेजता है, मंगोल सेना देकर। लेकिन मलिक जफर खान और उलुग खान बड़ी बेहतरीन तरीके से मुकाबला करते हुए इस सेना को हराते हैं, और 20,000 के आसपास मंगोल कत्ल कर दिए जाते हैं और मंगोल स्त्री पुरुषों को कैद करके दिल्ली भेजा जाता है। यह सफलता जफर खान के शौर्य को बढ़ाने वाली थी। इसके कुछ समय बाद ही 1299 में फिर ट्रांसओक्सियाना का चगताई कादर खान इस बार अपने भाई शालदी खान को ट्रांसओक्सियाना का चगताई दावा खान अपने भाई सालदी खान को रवाना करता है एक बड़ी सेना देकर। लेकिन इस सेना को भी जफर खान के द्वारा बखूबी हरा दिया जाता है, और इस विजय के बाद जफर खान का शौर्य और यश बढ़ जाता है। लगातार हुई ये 2 पराजय दावा खान की परेशानियों को और झुंझलाहट को बढ़ावा देने वाली थी, और इस बार दावा खान ने पूरी तैयारी की, और इस बार 1299 के अंत में एक शक्तिशाली सेना उसने अपने बेटे कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में रवाना की। इस बार 2 लाख मंगोल सेना तैयार की गई, और इस सेना को इस बार ये निर्देश दिए गए थे कि रास्ते में किसी भी प्रकार की मुठभेड़ और झड़प से बचने की कोशिश करनी है, और अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करना है, और सीधा दिल्ली का घेरा डालना है। तो इस बार ये 2 लाख की सेना, जिसकी कमान कुतलुग ख्वाजा के हाथ में थी, ये कुतलुग ख्वाजा जो दावा खान का बेटा था, और इस हमले का उद्देश्य ये था शालदी खान की हार का बदला लेना, शालदी खान की मृत्यु का बदला लेना। इन सब मकसद को लेकर ये लोग आए थे। विद्यार्थियों, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़े संकट का समय था, और यह एक शक्तिशाली 2 लाख की सेना दिल्ली के किनारे पहुंच गई थी। इस वक्त अलाउद्दीन ने इस बात का परिचय दिया कि न केवल वो एक बेहतरीन सुल्तान है, बल्कि वो एक बेहतरीन सेनानायक भी है, और उसने एक दृढ़ योद्धा के रूप में अपनी योग्यताओं का परिचय दिया। दिल्ली के कोतवाल और उसके सलाहकार अलाउल मुल्क ने उसे सलाह दी कि ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी मंगोल सेना से लड़ना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए इनसे आमने सामने हमला करने की नीति से बचा जाए, और खुद सुरक्षात्मक दृष्टि से किसी किलेबंदी संरचना के अंतर्गत किलेबंदी करके कैद हो जाए, और मंगोलों को इंतजार करने दे, और वे घेरा उठाकर बाद में परेशान होकर चले जाए। लेकिन अलाउद्दीन खलजी ने इस मौके पर अपनी योग्यता का परिचय दिया, और उसने अलाउल मुल्क को कहा कि मरने के बाद मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, जब खुदा मेरे से ये पूछेगा कि तुझसे लड़ने के लिए तेरा दुश्मन हजारों किलोमीटर चलकर तुझसे लड़ने के लिए आया, और तूने लड़ने के बजाय पीठ दिखाकर अपने आप को किले के अंदर कैद कर लिया। मैं एक वीर की तरह लड़ना पसंद करूंगा, चाहे इसमें मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाए। तो दिल्ली के पास किले के मैदान में मंगोल सेनाएं जिनकी कमान कुतुब ख्वाजा के पास थी, और जिसके अंदर तारगी खान जैसा बेहतरीन मंगोल सेनानायक भी शामिल था। आगे चलकर हम देखते हैं कि तारगी खान के नेतृत्व में एक बड़े मंगोल हमले हो रहे हैं। 1,20,000 का मंगोल हमला हो रहा है, जिसके बारे में आगे आपसे बाद में चर्चा करूँगा। तो किले के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आकर इकट्ठी हो गई। अलाउद्दीन खुद सेनाओं के मध्य में था, और उसके साथ उसका सेनानायक नसरत खान था। अलाउद्दीन ने अपनी सेना का दाहिने मोर्चे पर सबसे उत्साही और सबसे वीर जफर खान को नियुक्त किया गया दाहिने हिस्से पर, और बाया हिस्सा उलुग खान को सौंपा गया। कहा जाता है कि जफर खान युद्ध करने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने कुतलुग ख्वाजा को द्वंद्व युद्ध की भी चुनौती दे डाली। सुल्तान का आदेश मिलते ही हमला हुआ, और जफर खान
ने तेज़ी से आगे बढ़कर हमला कर दिया। जफर खान के बेटे दिलेर खान ने भी मंगोलों के ऊपर बड़ा भयानक हमला किया और इस अवसर पर सुल्तान ने भी वीरता दिखाते हुए केंद्र में हुए मंगोलों के हमले को विफल कर दिया। जफर खान ने आगे बढ़कर मंगोलों के दाहिने मोर्चे, मंगोलों के वाम मोर्चे को तोड़ दिया, क्योंकि खुद हम देखते हैं कि जफर खान सेना के दाहिने हिस्से की तरफ था और उलुग खान बाएं हिस्से की तरफ था। तो दाएं हिस्से की तरफ से जफर खान ने हमला करके मंगोलों के बाएं हिस्से को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और उनको 18 कोस तक पीछा कर दिया। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में तारगी 10,000 मंगोल लेकर जफर खान के ऊपर टूट पड़ा। जफर खान के पास केवल 1,000 सैनिक थे, लेकिन जफर खान ने काफ़ी योग्यता और बहादुरी दिखाई और लड़ते लड़ते और वीर गति को प्राप्त हुआ। यह जफर खान का दुर्भाग्य कहे या अलाउद्दीन खिलजी की वह नीति जिसके तहत वो अपने किसी भी सरदार को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता था, और इस नीति के तहत जफर खान अकेले लड़ा। उसकी मदद के लिए न तो अलाउद्दीन खिलजी आया, न उलुग खान आया और न ही अन्य कोई खिलजी योद्धा आया, और मंगोल 30 कोस पीछे हट गए। मंगोल खिलजी सेनाओं की वीरता से और विशेष रूप से जफर खान के शौर्य से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए तो कहते हैं कि जब मंगोलों का घोड़ा पानी नहीं पीता था तो उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम पानी क्यों नहीं पी रहे हो, क्या तुमने जफर खान को देख लिया है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन ने 1299 के अंत में हुए इस हमले को बड़ी वीरतापूर्वक विफल कर दिया। इसके बाद मंगोलों का अगला महत्वपूर्ण हमला 1303 में उस दौर में हो रहा है जबकि अलाई सेनाएं चित्तौड़ का घेरा डालकर वापस लौटी थी, और यह हमला इस बार तारगी खान के नेतृत्व में हुआ और तारगी खान 1,20,000 घुड़सवार लेकर दिल्ली की तरफ आ बढ़ा और वो सीधा दिल्ली की तरफ पहुंचा। और इस वक्त अलाउद्दीन की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, क्योंकि वह खुद चित्तौड़ से थका हारा लौटा था और दिल्ली में जो सेना थी वो निर्बल स्थिति में थी, और अलाउद्दीन की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा वारंगल पर हमला करने के लिए गया हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने लड़ना उचित नहीं समझा और अपने आप को सीरी के किले के अंदर कैद कर लिया। कुतलुक ख्वाजा ने तारगी खान ने कुछ समय तक इंतजार किया और इसके बाद वो लूटपाट करते वहाँ से चलता बना। इसी बीच इसके बाद अलाउद्दीन ने काफ़ी बातें सोची। उसने कहा कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि ये सीधे दिल्ली तक नहीं पहुँच पाए। उत्तर पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा की नीति अपनाई गई, वहाँ पर छोटे छोटे किले बनाए गए, कई नवीन चौकियों का निर्माण किया गया, मलिक जूना और कई लोगों को उस एरिया का कमांडर बनाया गया। मलिक गाजी तुगलक के नेतृत्व में बेहतरीन कमान कायम की गई मंगोलों के हमलों को रोकने के लिए। इसके बाद जितने भी मंगोल हमले हो रहे वे काफ़ी छुटपुट तादाद में हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि इकबालमंद का हमला है, ताइबू का हमला है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के हमले थे जिसको अलाउद्दीन ने बड़ी बखूबी से निपटाया, और अलाउद्दीन को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि अलाउद्दीन ने अपने समय में होने वाले बड़े बड़े भयानक मंगोल हमलों को काफ़ी बखूबी उनका मुकाबला किया और धीरे धीरे करके उसने मंगोलों की सैनिक ताकत को ख़त्म किया। हालांकि मंगोलों के समय में होने वाले अलाउद्दीन के समय में होने वाले मंगोल हमलों की संख्या काफ़ी है, लेकिन विद्यार्थियों मैंने आपको उन कुछ बेहतरीन उदाहरण बताए जिससे कि ये जाहिर होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से मंगोलों के हमलों को कुशलतापूर्वक निपटाया और कुशलतापूर्वक उनका मुकाबला किया। यह अलाउद्दीन खिलजी के बेहतरीन सैनिक नेतृत्व को इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि उसने मंगोलों की बहुत बड़ी सैनिक ताकत को टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर दिया। जो मंगोल 2 लाख की फौज लेकर आते थे, 1,20,000 की फौज लेकर आते थे, 1 लाख की फौज लेकर आते थे, उनकी तादाद धीरे धीरे आगे चलकर कम होती गई और आगे चलकर हम देखते हैं कि इकबालमंद है, ताइबू है। तो इस प्रकार के तो जो बाद में मंगोल हमले हुए तो उन मंगोल हमलों के नेताओं को तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल हराया बल्कि उनको पकड़कर सीरी के किले के अंदर उनके सिरों को काटकर चिनवा दिया। तो मंगोलों में खिलजी सेनाओं का भय मौजूद हो गया और धीरे धीरे आगे चलकर होने वाले मंगोल हमलों की संख्या काफ़ी सीमित हो गई। यद्यपि हमें मंगोल हमलों का उल्लेख मिलता है, छोटा मोटा उल्लेख हमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक देखने को मिलता है, लेकिन तब तक मंगोल पावर काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया था।
तो विद्यार्थियों, मैंने अपनी इस कक्षा में आपको 2 भागों में बांटकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए महत्वपूर्ण मंगोल हमलों और इसकी जानकारी से अवगत कराया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से लगातार होने वाले मंगोल हमलों के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और उत्तर पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाए गए। इस सुरक्षा के लिए मलिक गाजी तुगलक, जो आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से नियुक्त हुआ, उसको सीमा रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, और मलिक गाजी तुगलक ने काफ़ी बखूबी से मंगोलों को आगे बढ़ने से रोका, और बाद में हुए परवर्ती मंगोल हमलों को उसने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। तो विद्यार्थियों, इस बारे में आपको कोई भी संदेह हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप मेरे से 9928482295 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें बड़े पैमाने पर 6 बड़े बड़े मंगोल हमलों का उल्लेख देखने को मिल रहा है, और इसमें से जो शुरुआती हमले वो दवा खान के नेतृत्व में हो रहे, बाद के हमले हम देख रहे कि तारगी खान के नेतृत्व में हो रहे, और इसके बाद इकबाल मंद और ताइबू के नेतृत्व में हमले हुए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमले थे, जिनको काफ़ी कुशलतापूर्वक इन हमलों का मुकाबला किया गया, और ये हमलों से मुकाबला करने की जो नीति थी, ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि सीरी के किले के घेरे के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन रणनीति को अपनाया, और इसके तहत ये किया गया कि मंगोलों को हिंदुस्तान में प्रविष्टि नहीं होने दिया जाए, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर ही छोटे छोटे किले बनाकर उन किलों के अंदर सीमा रक्षकों और दुर्ग रक्षकों की नियुक्ति करके वहीं पर उनको रोक दिया जाए, ताकि मंगोल दिल्ली तक नहीं पहुंच सके, सीरी तक नहीं पहुंच सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे विद्यार्थियों, जिससे मैंने आपको अवगत कराने की कोशिश की। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप बेशक मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी इस कक्षा का मकसद विद्यार्थियों ज्ञान का संप्रेषण है। परिपूर्ण अपने आप में कोई भी नहीं होता, हम सभी चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं। तो आप बेशक बहुत सारी बातें मेरे साथ करना चाहिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।